हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, देख रहे हैं यहाँ पर विद्युत चालन हम लोग अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। इसके पहले जो है हम लोग विद्युत धारिता और संधारित्र वाले पाठ पढ़े थे, जिसमें सब सवाल वगैरह सब बताया गया बच्चों आपको। आगे अगला पाठ जो है विद्युत चालन वाला है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों। कुछ टर्म हमने लिखे हुए हैं इस पाठ के। ठीक है, अभी और भी वीडियो इस पाठ के आएंगे। ये पहला देखेंगे, पहला वीडियो इसका। तो विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, धारा घनत्व क्या होता है, द्रव में विद्युत अपघटन क्या होता है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम क्या है, ओम का नियम क्या होता है। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें जो है आप ये दो चीजें बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि आगे कंपटीशन आपका आएगा जो, तो उसमें जो है आपसे पूछ सकता है, इसलिए जो है यहाँ पर बताया गया। आपको जानकारी तो होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना। आप लोग अपने नोट्स में जो है निशान लगा लीजिएगा कि ये हमको नहीं पढ़ना है। तो जो जो नहीं पढ़ना होगा बच्चों, हम आपको यहाँ पर जो है क्रॉस का निशान लगा करके बता देंगे कि आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। पढ़ने का मतलब ये है कि एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, बाकी अदर एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए पढ़ना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा। आपके सिलेबस में निकाल दिया है कौन कौन सा। जैसे द्रव में विद्युत अपघटन क्या होता है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम क्या है। ठीक है ना। बाकी सारी चीजें जैसे विद्युत धारा की दिशा, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है ना, ये सब पूछेगा। तो चलिए बच्चे, इन टर्मों को समझते हैं हम लोग, विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है ना। तो आप सभी लोग कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं कि आवेश का प्रवाह होता है, और आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। अगर समय के साथ धारा, जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं किसी चालक में, ठीक है ना, किसी चालक में, मान लीजिए ये कोई चालक है, और किसी चालक में जो है आवेश का प्रवाह हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जो है आवेश का प्रवाह हो रहा है बच्चों। ठीक है ना। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है बच्चों, ठीक है, समय के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ठीक है ना। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो आवेश प्रवाह की दर यानी समय के साथ आवेश का परिवर्तन। ठीक है, समय क्या है, टी है। तो अगर समय को टी से, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करें, तो आवेश का परिवर्तन समय के साथ क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि आवेश और समय के अनुपात को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। इसका मात्रक क्या होगा देख लेंगे। इसका मात्रक हो जाएगा कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जानते हैं आप लोग, पहले पार्ट में पढ़े हैं, बटे समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है ना। तो इसके मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे, कूलाम प्रति सेकेंड, या इसका ईसाई मात्रक इसी को एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर। ठीक है ना बच्चों। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है। इसका बीमी सूत्र अगर लिखना होगा बच्चों, तो क्या होगा, एम्पियर इसे ए से ही प्रदर्शित करते हैं, तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए। तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, ए। ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का प्रवाह समय के साथ अगर हो रहा है, तो आवेश और समय के अनुपात को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। ठीक है ना, किसी चालक में। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको विद्युत धारा समझ में आ गई होगी बच्चों। आगे देखेंगे विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। तो विद्युत धारा की दिशा को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल जिसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, जैसे ये दो बर्तन है, ये दो बर्तन है, इसमें जल भरा हुआ है। ठीक है ना। इसमें जल भरा हुआ है, मान लो इसमें यहाँ तक भरा हुआ है जल, और ये भी बर्तन है, और इसमें भी कुछ जल भरा हुआ है, मान लो ये भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम लोग एक दूसरे से जोड़ दें, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दें, एक दूसरे से जोड़ दें, तो आप देखेंगे कि इसमें का पानी जो है इसमें से चला जाएगा। ठीक है ना। अब बड़े बर्तन में पानी का तल क्या है, ज़्यादा है, पानी पानी का तल ज़्यादा है, और छोटे बर्तन में पानी का तल कम होता है बच्चों। ठीक है ना, पानी का तल कम है, चित्रानुसार देख के समझिए। इसका मतलब क्या होगा, अगर जोड़ने पर पानी कब तक प्रवाहित होगा, जब तक दोनों का तल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। जब तक पानी दोनों का क्या हो जाए, बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक क्या होगा, पानी जो है बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में जाता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जल का प्रवाह जो है गुरुत्वीय तल से उच्च गुरुत्वीय, इसको उच्च गुरुत्वीय तल कहेंगे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय तल। तो उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल की ओर चलता है। ठीक है ना, यानी ऊंचाई से नीचे तक चलता है। ठीक है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि जल हमेशा ऊपर से नीचे ही गिरता है, भले ही उसको जो है मशीन लगा करके या समरसेबल लगा करके या कुछ भी लगा करके उसको नीचे से ऊपर ले जाएं,
लेकिन जब भी गिरेगा वो नीचे ही गिरेगा, ठीक है ना, यानी अपने तल को समान करना चाहता है। तो इसका मतलब ये होगा कि उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल तक प्रवाह होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार बच्चों जो है यहाँ आवेश का प्रवाह भी उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है, अर्थात उच्च विभवांतर से जो है, उच्च विभवांतर मान लीजिए वी हाई से वी लो तक चलता है, लो की ओर चलता है, ठीक है ना, वी हाई से वी लो की ओर चलता है। इसका मतलब उच्च उच्च विभवांतर से उच्च विभव तल से निम्न विभव की तल। अब जो धनावेश होता है बच्चों, धनावेश चूंकि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, इसीलिए धारा की दिशा भी धन आवेश की दिशा में माना जाता है। इसका मतलब आपको समझ में आया? इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, ठीक है, तो उच्च विभव से विद्युत धारा की दिशा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर मानी जाती है। तो चूंकि धनावेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं, इसलिए धारा की दिशा भी यही होगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऋणावेश होते हैं, ठीक है ना, तो ऋण से धन की ओर इधर चलेंगे। इसका मतलब है कि धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा यानी ऋणावेश की दिशा क्या मानी जाती है? विपरीत मानी जाती है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनों की दिशा इधर है और धारा की दिशा बच्चों इधर है, तो धनावेश की दिशा में, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, कंफ्यूजन रहता है। विद्युत धारा की दिशा जो है हमेशा धनावेश की दिशा में होगी और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो आप बता देंगे कि विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की दिशा में तथा ऋण आवेश के विपरीत होता है, ठीक है ना। अगला टर्म है बच्चों धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? तो इसकी परिभाषा इसके फार्मूले से हम लोग समझ सकते हैं। तो धारा घनत्व क्या होता है बच्चों? किसी भी मात्रक क्षेत्रफल से जितनी धारा बहती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल, ये कोई चालक है, इसका जो है क्षेत्रफल ए है, अब इसमें से धारा आई बह रही है, ठीक है, इसमें से धारा आई बह रही है, तो धारा घनत्व की परिभाषा क्या होगी? किसी मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल धारा, ठीक है ना, तथा उस क्षेत्रफल का अनुपात, यानी धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से। तो धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? धारा बटे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? धारा बटे क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो धारा घनत्व क्या हो गया? धारा बटे क्षेत्रफल। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है क्षेत्रफल की एकदम लंबवत धारा बह रही है, ये क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल अगर इसको मानते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसके लंबवत धारा इधर बह रही है, समझ में आ रही है कि नहीं? ये आई है, ठीक है। अगर लंबवत नहीं होगा, थीटा कोण पर होगा, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल जो है इस तरीके से, धारा इधर बहेगी, ठीक है, अगर क्षेत्रफल इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, कुछ कोण पर झुक जाएगा, तो इसके और इसके बीच का कोण ये हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बच्चों। थीटा होने का मतलब क्या लेना पड़ेगा? तब कास थीटा इसका लेंगे। अगर थीटा कोण पर, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यदि थीटा कोण पर लंबवत ना होकर के थीटा कोण पर हो, थीटा कोण पर हो, तो थीटा कोण पर अगर धारा प्रवाहित हो रही है या फिर चालक का जो क्षेत्रफल है वो थीटा कोण से झुका हुआ है, तो क्या होगा बच्चों? तो जे बराबर क्या हो जाएगा? आई बटे क्षेत्रफल का तब क्षैतिज घटक लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ए कास थीटा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि धारा घनत्व आई और ए कास थीटा का अनुपात होता है, ठीक है ना। अगर लंबवत हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इस तल की एकदम लंबवत ही जा रही है, ठीक है कि नहीं। अगर इस तल की दिशा में होगा तो कास जीरो का मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कास जीरो का मान 1। तो आप देखेंगे कि थीटा कोण पर ए कास थीटा लेना पड़ता है, अगर थीटा नहीं है तो क्या लेंगे? जे बराबर आई बटे। तो धारा घनत्व क्या होता है? एक प्रकार का अनुपात है बच्चों, यह धारा और उस चालक के क्षेत्रफल जिसमें से धारा बह रही है उसका अनुपात होता है। इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का मात्रक बच्चों एम्पियर होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देख लीजिए, विद्युत धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक बराबर धारा का मात्रक, धारा का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक, ठीक है।
अब धारा घनत्व J का मात्रक बराबर क्या होगा, धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है बच्चों, एम्पियर लिख दो, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका बीमी सूत्र अगर लिखना होगा बच्चों तो क्या होगा, तो बीमी सूत्र एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं और बटे, ये क्या है, लंबाई है, मीटर है, क्षेत्रफल है, तो ये मीटर को एल से प्रदर्शित करते हैं, एल स्क्वायर। तो इसका बीमी सूत्र बच्चों क्या हो जाएगा, ए एल पावर -2, ये हो जाएगा इसका बीमी सूत्र। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको धारा घनत्व की परिभाषा समझ में आई होगी और उसका बीमी सूत्र, उसका मात्रक कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ। थोड़ी सी भी अगर दिक्कत हो रही तो वीडियो को पीछे करके देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे क्या दिया है, द्रव में विद्युत अपघटन, अगली हेडिंग यही है, द्रव में विद्युत अपघटन। तो द्रव में विद्युत अपघटन का मतलब क्या है होता है बच्चों, शुद्ध जल जो होता है बच्चों वो क्या होता है, कुचालक होता है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जैसे उसमें कोई अम्ल या क्षार की बूंद डाल देते हैं उसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, अगर हम विभवांतर लगा दें, विभवांतर लगा दें तो धारा का प्रवाह क्या होता है, होने लगता है। ठीक है ना, विभवांतर अगर लगा दें तो धारा का प्रवाह होने लगता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कोई विभवांतर लगा रहे हैं तो एक धनावेश होगा, एक ऋणावेश होगा। ठीक है, इस तरीके से, या बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है ना, बैटरी रहेगा तो उसमें धनावेश और ऋणावेश, या ऋण प्लेट धन प्लेट होगा। तो जो धन प्लेट होता है बच्चों उसको बोलते हैं एनोड, क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है और इसको हमने जो है एक बैटरी से लगा करके, बैटरी लगाकर इसमें विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इसको कैथोड बोलते हैं। जो ऋण प्लेट होता है बच्चों, ये प्लेट अगर लिख दें इस तरीके से, ये प्लेट है, ये धन प्लेट होगा, ये ऋण प्लेट। तो जो धन प्लेट होती है इसको एनोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड। और जो ऋण प्लेट होती है उसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही विभवांतर लगाएंगे बच्चों तो धन आवेश ऋणावेश की तरफ बहना प्रारंभ हो जाएंगे और ऋणावेश धनावेश की तरफ। ठीक है, नहीं आयन आयनों में विभक्त होने लगते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, आयनों में विभक्त होने लगते। तो आयनों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। ठीक है ना, यानी विभवांतर लगाने पर किसी द्रव में, ठीक है ना, उसके जो आयन होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। यानी धन आयन जो है ऋण प्लेट की ओर यानी कैथोड की ओर, और ऋण आयन जो होते हैं वो एनोड की ओर यानी धन प्लेट की ओर गति करने लगते हैं। आप जानते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है आवेश ये विपरीत प्रकार के हैं, तो विपरीत प्रकार के आवेश जो है एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसीलिए ऋण आयन जो होंगे वो धन आयन की ओर, और धन आयन जो होंगे वो ऋण आयन की ओर क्या होने लगेंगे, गति करने लगेंगे। यानी धनायनों और ऋणायनों में विभक्त हो जाने को क्या बोलते हैं बच्चों, अविद्युत अपघटन। ठीक है ना, विभवांतर लगाने पर, ठीक है, विभवांतर लगाने पर किसी द्रव का आयनों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। फिर से समझ लेंगे कि किसी भी द्रव में विभवांतर उत्पन्न करने पर, ठीक है, उसके द्रव का आयनों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। ठीक है ना। और जिस बर्तन में यह क्रिया कराई जाती है उस बर्तन को बोलते हैं वोल्टामीटर। ठीक है, यह क्रिया को विद्युत अपघटन यानी आयनों में विभक्त हो जाना विभवांतर लगाने पर विद्युत अपघटन, और जिस बर्तन में कराई जाएगी इस बर्तन को बोलेंगे बच्चों वोल्टामीटर। क्या कहेंगे, वोल्टामीटर। ठीक है ना। और यह क्रिया क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटन। तो यही विद्युत अपघटन है बच्चों, द्रव में विद्युत अपघटन। ये आपके सिलेबस में नहीं, यहाँ हमने क्रॉस का चिन्ह लगाया आप देख रहे हैं। और फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम, ये भी जो है क्या है बच्चों, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो चलिए समझते हैं हम लोग फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम। ठीक है ना। तो फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम बच्चों दो प्रकार के हैं। ठीक है ना, दो नियम दिए हैं इन्होंने विद्युत अपघटन संबंधी, यहाँ इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों। दो नियम दिया है इसमें। प्रथम नियम जो कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड पर जो है मुक्त हुए, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान जो है, ठीक है ना, किसी भी पदार्थ का किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान मान लो कि m है। ठीक है, तो वह उसमें बहने वाले सभी आवेश के, संपूर्ण आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, m अनुक्रम q के स्थान पे it लिख सकते हैं, या इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा जिसको z कहते हैं।
क्या कहते हैं, जेड। ठीक है, जेड क्यू, और क्यू बराबर आप जानते हैं कि आई टी होता है। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। अभी आपने देखा कि आई बराबर क्यू अपान टी होता है विद्युत धारा, तो यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई गुणे टी हो जाएगा। तो क्यू के स्थान पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई टी। तो जेड आई टी, तो यम बराबर क्या हो गया, जेड आई टी, जहाँ जेड एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड नियतांक है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों क्या हो गया, यम बराबर जेड आई टी, और जेड क्या है, एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जिसे नियतांक है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो इस तरीके से यह पहला नियम है बच्चों, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान जो है उसमें प्रवाहित संपूर्ण आवेश के क्या होता है, अनुपाती होता है। ठीक है ना बच्चों, हालांकि ये सिलेबस से निकाल दिया, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप समझ गए कि प्रथम नियम क्या है विद्युत अपघटन का। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए आयनों का द्रव्यमान, ठीक है ना, पदार्थों का द्रव्यमान नहीं, यहाँ आयनों का द्रव्यमान है बच्चों, क्योंकि पदार्थ नहीं आने यहाँ आयनों का द्रव्यमान, ठीक है ना, आयनों में विभक्त हो जाता है ना, इसलिए आयनों का द्रव्यमान। तो यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, आयनों का द्रव्यमान जो होता है वह क्या होता है बच्चों, उसमें प्रवाहित संपूर्ण आवेश के अनुपाती होता है। तो इसको बोलते हैं जेड को रासायनिक तुल्यांक, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और ये क्यू का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम इधर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, किग्रा प्रति कूलाम कह सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये प्रथम नियम है। आइए चलते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम क्या कहता है, अगर विभिन्न वोल्टामीटर हो, यानी दो बर्तन हो या अलग दो से अधिक बर्तन हो, ठीक है, तो उसमें जो है समान प्रबलता की धाराएं समान समय के लिए, द्वितीय नियम यही है कि समान समय में समान धाराएं, समान समय में समान धाराएं प्रवाहित की जाती है। दो वोल्टामीटर हो, मान लीजिए दो बर्तन में विद्युत अपघटन की क्रिया कराई गई है बच्चों, तो समान समय में समान धाराएं प्रवाहित की जाती हैं, तो उनके इलेक्ट्रोडों यानी कैथोड पर जो पदार्थों का द्रव्यमान होता है, मान लीजिए कि M1, इस पर M1 है और इसको M2 है, वह उनके तुल्यांकी भारों के क्या होता है, अनुपाती होता है। इसका मतलब M1 अनुपाती तुल्यांकी भार को अगर W से प्रदर्शित करें बच्चों, तो M1 के लिए W1 और M2 के लिए क्या हो जाएगा, W2। अब यह चिन्ह जब हटाएंगे बच्चों, तो कोई न कोई नियतांक आएगा, तो नियतांक से कट जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 बटे M2 अनुपात है WN बटे W2, या इसको हटा देंगे तो M1 बटे M2 बराबर W1 बटे W2। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है ना, इसके पहले वाला जो समीकरण हम लोग लिखे थे बच्चों, M बराबर जेड आई टी, इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी अगर दो बर्तन होंगे तो यहाँ पर भी लिखा जा सकता है प्रथम नियम में, M1 बराबर Z1, क्योंकि आई टी से कट जाएगा, समान धारा प्रवाहित की जा रही है, M1 बराबर Z1 और M2 बराबर क्या हो जाएगा, Z2। तो इन दोनों को अगर भाग दे दें बच्चों तो इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लें, M1 बटे M2 बराबर Z1 बटे Z2। अच्छा, यहाँ पर W1 क्या है, तुल्यांकी भार है, और यहाँ क्या है, Z1 और Z2 क्या है, ये रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है ना, तो ये एक नियतांक है, ये क्या है, नियतांक है, यह क्या है, तुल्यांकी भार है। ठीक है ना, तो आप समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे बच्चों, तो क्या पाएंगे, देखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर आप पाते हैं, देखो M1 बटे M2 बराबर Z1 बटे Z2 है, और यहाँ क्या है, W1 बटे W2 है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि M1 बटे M2 बराबर Z1 बटे Z2 बराबर W1 बटे W2। ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दो या दो से अधिक राशियां इस तरीके से लिखी जा सकती हैं, तो वह एक नियतांक के रूप में होती है। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि W1 बटे W2 बराबर Z1 बटे Z2। ठीक है, इसको इधर कर दिया, कोई दिक्कत, जो उसके बराबर है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है W1 बटे Z1, ये इधर है, इसको गुणे 1 लिख सकते हैं, गुणे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो ये इधर गुणे में है Z1, तो यहाँ आएगा भागे में हो जाएगा, W2 को ऊपर कर दो, तो यहाँ हो जाएगा W2 बटे Z2। इस तरीके से लिखा जा सकता है, बराबर एक नियतांक लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना बच्चों, तो ये द्वितीय नियम है।
तो जब कभी आपसे अगर पूछेगा तो आप बता देना, हालांकि पूछेगा नहीं क्योंकि सिलेबस से काट दिया है, पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन कंपटीशन में आपसे पूछता है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, उसमें क्या संबंध है, मात्रक क्या होगा, ये सारी चीजें उसको पूछता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओम का नियम, ओम का नियम। इस पार्ट में बच्चों ओम का नियम क्या होता है, आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे ओम का नियम, ठीक है। तो क्या ओम का नियम है, किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे कोई चालक है, मान लो चालक चालक है, इसकी लंबाई भी कुछ होगा, इसका क्षेत्रफल भी कुछ होगा, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ठीक है ना, भौतिक अवस्था में क्या क्या आएगा, चालक की लंबाई, ताप दाब, क्षेत्रफल, ठीक है। भौतिक अवस्था जैसे कि चालक की लंबाई, ताप दाब, क्षेत्रफल या उसके आयतन में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, मान लीजिए कि ये विभवांतर हमने लगा दिया, ये प्लस है ये माइनस, ठीक है ना बच्चों। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो है उसमें बहने वाली धारा के क्या होते हैं, विभवांतर मान लीजिए कैपिटल बी लगा दिया, धारा इसमें बहने वाली धारा आई हो गई। तो कह रहा है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि तब लंबाई, ताप दाब, क्षेत्रफल और उसके आयतन में परिवर्तन अगर नहीं किया जाता है, तो चालक में बहने वाली धारा जो होती है या चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, आई इंटू आर, ठीक है ना। जब भी ये चिन्ह हटता है कोई न कोई नियतांक आएगा, जहां आर एक नियतांक है, ठीक है ना। आर क्या है, एक नियतांक है, जिसको क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोधों के बारे में बच्चों अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आप ओम का नियम समझ गए। ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई, ताप दाब, क्षेत्रफल या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो इस चालक के जो सिरों पर, सिर इसके जो है यही टर्मिनल है, ए और बी इसके टर्मिनल है, सिरा है, तो इन सिरों पर लगाया गया विभवांतर कैपिटल भी है, और विभवांतर लगाएंगे तो धारा बहेगी बच्चों, तो धारा जो है क्या होगी, विभवांतर के समानुपाती होगा, वही चीज यहाँ लिख दिया गया है। यह चिन्ह जब भी हटता है बच्चों कोई न कोई नियतांक आता है, यहाँ मान लो नियतांक आर है, ठीक है ना, तो भी बराबर क्या हो गया फार्मूला आई आर, ठीक है। अच्छा 10 में ये सब पढ़े बच्चों, जहाँ आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम क्या करना है, धारा को बहने नहीं देता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के बारे में आगे हम लोग आगे चर्चा करेंगे बच्चों, जैसे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, श्रेणी समांतर सब बताएंगे आपको बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आगे अगले दिन देखेंगे बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखना। कैसा लगा आज का वीडियो, इसको हमें लिख करके जरूर बताएं बच्चों कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, हमें इंतजार रहेगा आपका। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।